मैं ओपी तिवारी यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूं और इस समय वर्तमान के न्यूज़पेपरों में एक सुर्खियों में सेंट्रा विस्टा फिर से आया हुआ एक मुद्दा है जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि सेंट्रा विस्टा है क्या, सेंट्रा विस्टा के तहत पार्लियामेंट का निर्माण क्यों किया जा रहा है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जाकर के हमें। इन सब मुद्दों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं 5-6 मिनट में। वर्तमान में कई सारी याचिकाएं लगी हैं जिसमें कहा गया है कि सेंट्रा विस्टा के कार्यक्रम के तहत जो संसद भवन का निर्माण जो सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, उस पर रोक लगा दी जाए। याचिका लगी हैं, केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है कि ये जो कार्यक्रम था सेंट्रा विस्टा के तहत नया पार्लियामेंट बनाने का, वो दिल्ली कोरोना कर्फ्यू से पहले ही हमने प्रारंभ कर दिया था और वहाँ पर जो भी सारे मजदूर हैं वो सारे अनुबंधित हो चुके हैं। उनके सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिस कारण से इस परियोजना को हम नहीं बंद कर सकते। और भी दलीलें देते हुए सरकार ने कहा कि दिल्ली में अन्य सारे प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो का कार्य भी चल रहा है, अन्य और कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहे हैं। इस वजह से हमें भी संसद भवन का निर्माण करने की इजाज़त दी जाए। चलिए, ये तो मुद्दा है, न्यायालय के अधीन मुद्दा है, देखते हैं न्यायालय क्या निर्णय देता है। हम लोग अपने विषय पर बात करते हैं। सेंट्रा विस्टा है क्या? हम आपको बता रहे थे कि सेंट्रा विस्टा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। तो सेंट्रा विस्टा कार्यक्रम को अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ किया था 1912 से 13 के बीच में। सेंट्रा विस्टा कार्यक्रम 1912 से 13 के बीच प्रारंभ करने का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का यह था कि वह दिल्ली को प्रशासनिक राजधानी के तौर पर तैयार करना चाहते थे। और आपको अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा, आधुनिक भारत पढ़ा होगा, तो आपने जाना होगा कि ब्रिटिश सरकार को अगर हम उसका वर्गीकरण करें, उसके पूरे 1773 से लेकर अगर 1947 तक की हम बात करें तो उसको हम 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें से तीसरा हिस्सा था 1857 से 1947 तक का, जिसको हम वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है यहाँ पर कि वित्तीय पूंजीवाद था क्या। तो वित्तीय पूंजीवाद मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार का ये उद्देश्य था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिससे भारतीय जनता काफ़ी नाराज़ हो गई थी, तो ब्रिटिश सरकार जो ताज शासन था ये चाह रहा था कि हम भारत पर कुछ ऐसा निवेश कार्य करें जिससे कहीं ना कहीं भारतीयों को लगे कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे हित के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारतीयों को सिर्फ ये दिखे कि कार्य हो रहा, लेकिन वास्तविक सच्चाई तो ये थी वित्तीय पूंजीवाद की कि जो पैसा इन्होंने कमाया था, जो पैसा इन्होंने धन निष्कासन से सिद्धांत के तहत इंग्लैंड भेज दिया था, अब वो पैसा निवेश के तौर पर ये भारत में लगा रहे थे। वित्तीय पूंजीवाद के दौरान ये सारा पैसा ब्रिटेन से लाते थे, कर्ज के तौर पर लाते थे, ब्याज देना पड़ता था और सारा का सारा ब्याज भारतीयों से ही वसूला जाता था, जिसके लिए राजस्व का मान बढ़ा दिया जाता था कि कहीं ना कहीं एक बात निकल करके आ रही थी कि भारत भी खुश हो जाए और भारत का जो पैसा वो और भी अधिक कहाँ चला जाए, ब्रिटेन में चला जाए। तो इसको हम वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो ये जो हम लोग मुद्दा उठ रहा है कि सेंट्रल विस्टा है क्या, तो सेंट्रल विस्टा वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्गत आने वाला एक हिस्सा है जिसपे इन्होंने दिल्ली को प्रशासनिक राजधानी बनाने के तौर पर इन्होंने डेवलप किया था। अब 1912 से 13 में इन्होंने क्या किया था दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत, ये मैं आपको बता दूं। राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर का पूरा जो गलियारा है, ये जा करके वहाँ पर इन्होंने कई सारे प्रशासनिक भवन का निर्माण किया, जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, ये सारे इन्होंने सेंट्रा विस्टा कार्यक्रम के तहत निर्मित किए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये डिज़ाइन तैयार कौन कर रहा था। तो उस समय के जो आर्किटेक्ट थे, आपने नाम सुना भी होगा, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन तैयार की थी पूरा सेंट्रा विस्टा कार्यक्रम की जा करके। और तो आपको जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि ये जो संसद का डिज़ाइन लुटियन साहब तैयार कर रहे थे, बेकर साहब तैयार कर रहे थे जा करके, ये हमारे ही मंदिर से एक प्रेरित था। और ये मंदिर बहुत दूर नहीं है, ये मंदिर आप मध्य प्रदेश से आइए, मध्य प्रदेश का एक ग्वालियर आपने सुना होगा, ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर एक मुरैना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर एक गांव है जहाँ पर 64 कर्मयोगिनी मंदिर एक बना है। उसका जो पूरा डिज़ाइन है, जो पूरा एक गोलाकार डिज़ाइन है और जो हमारे पार्लियामेंट का डिज़ाइन है, आपको लगभग सेम मिलेगा। और आप उस बात को अगर कभी जाते हैं जरूर जाइएगा, आप विजिट करिएगा जा करके उस मंदिर की, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लगभग जैसा वो मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, वैसे ही हमारे राष्ट्रपति भवन, हमारे जो पार्लियामेंट बना है वो भी एक पहाड़ी पर स्थित है। रायसेना हिल्स पहाड़ी है, आपने सुना होगा, उसी पहाड़ी पर ये भी स्थित है।
तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि लुटियन साहब कहीं दूर से डिज़ाइन चुन करके नहीं लाए, हमारे यहीं के एक मंदिर से 64 कर्मयोगिनी मंदिर है, याद कर लीजिए 11वीं शताब्दी का है जाकर के ये, और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ये मंदिर स्थित है, उससे पूरा का पूरा प्रेरित है। वर्तमान का अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, वर्तमान की जो पार्लियामेंट है वो ट्रायंगुलर शेप पे बन रहा है, त्रिकोण पे बन रहा है, और जो हमारा पुराना था वो एक गोलाकार मंदिर था, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत जो चीज़ें निकल करके आ रही थी वो कैसे क्या बनी जा करके। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम जब चल रहा था तो उस समय हम जो ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग थे जो पार्लियामेंट बना रहे थे, 1921 में हमारी संसद का निर्माण करना उन्होंने प्रारंभ किया और जा करके वह 1927 में पूरा हुआ। उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन का नाम आपने सुना होगा। तो लॉर्ड इरविन ने इस पार्लियामेंट का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया जाकर के। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा जो वर्तमान में सरकार, केंद्र सरकार क्यों सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम चला रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत पुनर्उद्धार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। और ये पूरा सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम का जो पुनरुद्धार का काम कर रहा है वो आवास और शहरी विकास मंत्रालय कर रहा है, CPWD कहते हैं इस पूरे मंत्रालय को। तो ये पूरा मंत्रालय ये कार्य देख रहा है जाकर। इसका उद्देश्य ये है कि 2021 में हमारी जनगणना होनी है। 2021 की जनगणना के आधार पर 2026 में पुनः परिसीमन होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। लोकसभा की जो सीटें बढ़ेंगी और राज्यसभा की जो भी सीटें बढ़ेंगी, वर्तमान में जो हमारा पार्लियामेंट है वो 543 लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के 245 सदस्यों की क्षमता रखता है। इसके बाद अगर संख्या बढ़ रही है तो निश्चित है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो सदन है, जो उसका हॉल है, जो तो शायद अतिरिक्त सदस्यों को वो बैठाने के लिए जगह नहीं रखता, वो क्षमता नहीं रखता जाकर के। तो इसी पर ही शायद मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जाकर। तो उस पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पार्लियामेंट कैसे क्या बन रहा है। तो वर्तमान केंद्र सरकार 970 करोड़ रुपए संसद को बनाने में खर्च कर रही है जाकर के। ये 4 मंजिला पूरा का पूरा संसद होगा हमारा, ट्राइगोनल शेप पर होगा, त्रिकोणीय रूप में होगा जाकर के, और ये लगभग 42 मीटर ऊंचा होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 64,500 वर्ग मीटर के आसपास होगा। 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ बातों को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, कि 970 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 4 मंजिला हमारी इमारत बनेगी जाकर के, और 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये हमारा पूरा पार्लियामेंट बनने जा रहा है। 42 मीटर इसकी ऊंचाई जाकर के। और एक चीज़ और है, जो वर्तमान का संसद भवन है उसमें जो सेंट्रल हॉल है ये नहीं रहेगा। जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें सेंट्रल हॉल नहीं बनाया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इसको बना कौन रहा है। तो हमारे देश की एक प्रसिद्ध कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा इसको काम कर रही है। टाटा पूरा इसका निर्माण कार्य करेगी जाकर के। इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया है गुजरात की एक आर्किटेक्ट कंपनी है, SCP डिज़ाइन नाम है उस कंपनी का, उन्होंने पूरा इसका डिज़ाइन तैयार किया है जाकर के। और ये CPWD मंत्रालय के अधीन पूरा का पूरा ये पुनरुद्धार कार्यक्रम चल रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा पूंजी लग रही, 970 करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं, आखिर आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो एक एक बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं पहला बिंदु आपको बताता हूँ, पहली आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि 2021 की जनगणना के अनुसार 2026 में परिसीमन आयोग का गठन होगा जाकर के। इस परिसीमन आयोग के तहत निश्चित है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अगर बढ़ती है तो वर्तमान के संसद के जो लोकसभा राज्यसभा के कक्ष हैं वो अतिरिक्त सदस्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वर्तमान का जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें लोकसभा के 888 सदस्य बैठ सकते हैं और 384 राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। इतनी क्षमता को वो बनाया जा रहा है। तो पहला उद्देश्य तो समझ में आ गया कि 2021 की जनगणना के बाद जो 2026 में नया परिसीमन गठित होगा उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी, उनको देखते हुए वर्तमान का संसद भवन, उनकी वो जो कक्ष हैं वो छोटे पड़ जाएंगे। इस कारण से हमें नए कक्ष की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अभी से हमें एक नया संसद भवन बनाना पड़ेगा। तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु अगर हम बात करें तो आप देखें तो 90 साल पुराना संसद भवन है। 90 साल पुराने संसद भवन के साथ साथ अगर हम देखें तो विधायिका जो होती है उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, उसका वर्कलोड बढ़ता है,
उसके कर्मचारी बढ़ते हैं, ऑफिस बढ़ते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी वाले सुरक्षाकर्मी, इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट बना था उस पर जो हम देश की स्वतंत्रता के बाद उस पर हमला भी हुआ था जाकर के, तो सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई। निश्चित है कि विधायिका के कार्यों को सरल बनाने के लिए एक बड़े जगह की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस हो रही है। शायद भाई इसी वजह से हमें समय से पहले एक नया संसद भवन बनाना पड़ा। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु ये कहा जा रहा है कि वर्तमान के जो नया संसद भवन बनेगा उसी के अंदर ही विभिन्न पार्टियों के कार्यालय होंगे। जो संसद समितियां होती हैं उनके कार्यालय बनेंगे जाकर के। जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं, जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं की जाएंगी जाकर के। तो ये तीसरा उद्देश्य बताया जा रहा है। चौथा उद्देश्य सरकार ये गिना रही है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के ऑफिस दूर दूर हैं दिल्ली में। केंद्र सरकार के जब ऑफिस दूर दूर होंगे, सारे मंत्रालय दूर दूर होंगे, मंत्रालयों के ऑफिस दूर दूर होंगे, तो निश्चित है कि कार्य करने में, समन्वय स्थापित करने में बड़ी समस्याएं जाती होंगी। समय खर्च होता होगा, ट्रैफिक की समस्या होती है, पोल्यूशन की समस्या होती है। इन सब से निजात पाने के लिए वर्तमान सरकार ने ये तर्क दिया है कि हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कि कार्य सही से हो जाए, इफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए, तो हमें संसद के अंदर ही इन सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय के विभागों को वहाँ पर बनाना होगा। ये उन्होंने तीसरा बिंदु कहा। चौथे बिंदु की बात की जाए तो हर एक इमारत की एक अवधि होती है कि वो कितने समय तक उसकी एक लाइफ होती है। 90 साल पूरे हो गए हैं तो संसद भवन के अधिकांश भवनों की अवधि समाप्त भी हो रही है। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन है वो भी कह रही कि शायद वो कुछ समय बाद इनकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। तो उस समय सीमा समाप्त होने से पहले ही हमें एक नए पार्लियामेंट की हमें आवश्यकता है। इस वजह से भी हम लोग एक नया संसद भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। पांचवा बिंदु के रूप में अगर मैं आपसे कहूँ तो शायद भर ये भी कहा जा सकता है कि जो मैंने आपको बताया कि संसद पर हमला हुआ था, बहुत सारे समय समय पर लगातार भूकंप की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं जाकर के। तो इन सब चीज़ों को शायद भर पुराना संसद भवन हमारा शायद भर इन पर खरा नहीं उतरे। शायद भर वर्तमान में हमारे संसद भवन को इस बात की आवश्यकता है कि अगर हमारे पार्लियामेंट पर हमला होता भी है तो ऐसा डिज़ाइन, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए कि किसी को कोई हानि ना हो, हमारा पार्लियामेंट पूरा सेफ बना रहे जाकर के। और जो भूकंप आ रहा है, भूकंप, बड़े बड़े जो भूकंप की संभावना है कि भविष्य में काफ़ी तेज भूकंप आ सकता है, उनसे भी हमारी बिल्डिंग सुरक्षित बनी रहे। इसीलिए वर्तमान सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत नए पार्लियामेंट, नए संसद भवन की आधारशिला रखी जा रही है, जिस पर कार्य चालू है। और उम्मीद की जा रही है कि देश की 75 साल स्वतंत्रता के हमारे 2022 में पूरे हो जाएंगे। हम 2022 में 75 साल की स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। उसी 2022 में हम एक नया संसद भवन बना करके तैयार कर दें। ओके।